ये बात साल 2020 की है। एक लड़का अचानक से बीमार हो जाता है। जब लड़का बीमार था तो उसे अजीब तरह के सपने दिखाई दिया करते थे। उसको लगता था जैसे क्या कोई मौत का साया उसका पीछा कर रहा है, उसके परिवार का पीछा कर रहा है। उस लड़के को हर जगह दिखाने की कोशिश की, उसका जहां जहां तहां इलाज भी कराया, लेकिन इलाज में उसको कुछ आराम कम ही मिल रहा था। और ये कोरोना काल चलता है और जैसा जैसा वो सपना देखता था वैसा ही वो एक दिन हकीकत होने वाला था और पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाती है। हालांकि परिवार की किस्मत अच्छी थी कि परिवार बच जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और सितंबर 2025 की ये बात है। एक बार फिर से उस परिवार पर एक तरह से हमला ही होता। उस मौत के साए ने अपने उस पूरे परिवार को अपनी आगोश में लेने वाला था, लेकिन परिवार की किस्मत दूसरी बार भी अच्छी थी, परिवार बच जाता है। और तीसरा मौका आता है जनवरी 2026। एक रात ऐसी आती है कि परिवार में 5 सदस्य होते हैं और पांचों के पांचों की एक ही रात में एक ही कमरे के अंदर मौत हो जाती है। जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब लोगों ने बताना शुरू किया कि उसको एक मौत का साया दिखाई देता था और इसीलिए शायद उसका जो डर था वो कहीं ना कहीं हकीकत में बदल गया। क्या वाकई मौत का साया था या कोई और वजह थी? इस जहां पर हत्या हुई थी वहां पर एक कमरे में वो अंदर थे और अंदर से दरवाजे बंद थे। अंदर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था और बाहर का व्यक्ति कोई अंदर नहीं आ सकता था। और जब ये घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कि आखिरकार उस रात क्या हुआ कि 5 लोगों का कत्ल एक साथ हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। सहारनपुर का एक थाना लगता है सरसावा और सरसावा थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी है जिसका नाम है कौशिक विहार कॉलोनी। कौशिक विहार कॉलोनी की बात है। 20 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। छोटी बहन जिसका नाम मोना होता है, उसने अपनी बड़ी बहन इसी कॉलोनी कौशिक विहार कॉलोनी में रहने वाली, जिसका नाम पिंकेश होता है, पिंकेश को फोन करती है। फोन करने के बाद कहती है कि मैंने अपने बड़े भैया को अशोक राठी को कई बार कोशिश की है फोन पर करने की, लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा है। क्या तुम जाकर देख सकती हो? जहां पर बड़ी बहन रहती है वहीं उससे लगभग 500 मीटर के फासले से उसका भाई भी रहता है अशोक, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। जैसी पिंकेश ने यह बात सुनी, उसने अपने बेटे प्रीत से कहा, बेटा प्रीत, जाकर अपने मामा के घर जाना और घर जाने के बाद उनसे कह देना कि मौसी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, तुम्हें कई बार कॉल कर चुकी है लेकिन तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, जाकर ये मैसेज दे देना, संदेश दे देना। पिंकेश ने जैसे ही अपने बेटे प्रीत से बात कही, प्रीत जाता है टहलता हुआ, घूमता हुआ, और जाने के बाद जब दरवाजे पर लगातार नॉक कर रहा था, लगातार आवाज लगा रहा था, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आखिरकार वो वापस अपने घर आता है। अपनी मम्मी, अपने पापा, यानी कि पापा उनके जो जयवीर होते हैं, उनसे जाकर कहता है कि पापा मैंने कई बार मामा जी को आवाज लगाने की कोशिश की, मामी जी को भी, भैया को, नानी को, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अंदर से कोई किस तरह की आवाज नहीं आ रही थी। बस इतना था। जैसे जयवीर को यह बात पता चलती है, जयवीर ने और 2-4 लोगों को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद सीधा घर पहुंचते हैं। और घर जाने के बाद क्योंकि जो मेन दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वो तो बंद है और ये उस घर के अंदर ये किराए पर रहते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा खाली है। आखिरकार उसके अंदर प्रवेश कैसे करें, इसके लिए सीढ़ी की व्यवस्था कराई जाती है। सीढ़ी की व्यवस्था करने के बाद सीधा वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पहुंचने के बाद देखते क्या है, 3 कमरे हैं, 5 दरवाजे हैं और बाकी खिड़कियां हैं। आखिरकार उन्हें खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार नॉक करने की कोशिश कर रहे थे। और जब उन्होंने हर कमरे की उस खिड़की से झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बात है, क्या नहीं है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबके सब दरवाजे वो अंदर से ही बंद थे। आखिरकार एक कमरा जब देखा जाता है तो कमरे के अंदर चारपाई पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं और बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। कुल मिला के 5 लाशें पड़ी हुई थी। उन 5 लाशों को देखने के बाद जो भी लोग देख रहे थे उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार ये लोग समझ नहीं पा रहे थे करें तो क्या करें। तभी और 2-4 लोगों को शामिल किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद जल्दी से जो रसोई है उसकी खिड़की तोड़ी जाती है और खिड़की तोड़ने के बाद आखिरकार किसी बालक को अंदर भेजा जाता है। उसके बाद फिर मुख्य द्वार जो होता है, जहां से अंदर एंट्री हो सकती है, उसको खुलवाया जाता है। अंदर देखते क्या है कि जो इस घर का मुखिया है, जिसका नाम अशोक कुमार राठी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, उसकी पत्नी जिसका नाम अंजिता है, उम्र जिसकी 35 साल के आसपास है, उनकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। और इस घर के मुखिया यानी कि अशोक कुमार राठी की जो मां है विद्यावती जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, और जो बेटा है बड़ा वाला जिसका नाम कार्तिक है, उम्र जिसकी 16 साल के आसपास है, और दूसरे नंबर के जो बेटा है देव राठी जिसका नाम है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। ये पांचों की 5 लाशें, 2 लाशें चारपाई पर पड़ी हैं और 3 लाशें बेड पर पड़ी हैं। बस इतना था। और थोड़ा करीब से जाकर देखने की कोशिश की
तो जिसमें अशोक कुमार के अलावा बाकी जो 4 सदस्य होते हैं सभी के या तो माथे पे गोली लगी हुई थी और दूसरी गोली सीने पर लगी हुई थी, लेकिन अशोक कुमार की एक गोली सीने पर लगी हुई थी और दूसरी गोली उनके साइड में कनपट्टी के पास लगी हुई थी। यह हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ है? जब इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाता है। जितने भी शव थे, जितनी भी लाशें थी, उनके कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जैसा प्रथम दृष्टया फील हो रहा था, महसूस हो रहा था, ज्यादातर 5 लाशों पर यानी कि सीने में गोली मारी गई थी और 4 ऐसे सदस्य थे जिनके माथे पे सामने से गोली मारी थी और एक जो मुखिया था अशोक कुमार राठी, जिसकी कनपट्टी पे गोली लगी हुई थी। पुलिस ने जब इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो अशोक कुमार राठी है, दरअसल उसकी जो ड्यूटी है नकुड़ तहसील में अमीन संग्रह के पद पर वो तैनात था। पुलिस ने और भी जानकारी जुटाने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि अमीन संग्रह जो होते हैं अशोक कुमार राठी, उनके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह था और वो पहले इस पद पर हुआ करते थे, अमीन संग्रह के पद पर। उनका जो गांव होता है नकुड़ तहसील का खारी बांस गांव के वो निवासी होते हैं। करीब 7-8 साल पहले अपने गांव से वो सरसावा कस्बे में आ जाते हैं, कस्बे में आकर रहने लगते हैं। उनको 3 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। एक बेटा जिसका नाम अशोक राठी होता है, उसकी पत्नी का नाम अंजिता होता है और इसकी जो शादी हुई थी वो यमुनानगर के नंदगढ़ से हुई थी। अशोक के 2 बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम कार्तिक होता है और दूसरे बेटे का नाम होता है देव। साथ ही जो दूसरी बेटी होती है पिंकी, जिनका पिंकेश नाम होता है, उसकी इस्लामपुर स्थित देदूपुर गांव होता है, वहां के रहने वाले जयवीर सिंह से उनकी शादी होती है और सेना से वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद वो बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। और जो छोटी वाली बेटी होती है जिसका नाम मोना होता है, मोना के जो हस्बैंड होते हैं वो नकुड़ साढ़ोली गांव के रहने वाले होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी ड्यूटी होती है। आखिरकार परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। जब सुरेंद्र सिंह रिटायर होने वाले थे, रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और जैसे ही सुरेंद्र सिंह की मौत होती है तो जो उनका बेटा होता है अशोक कुमार राठी, उनको उनकी जगह पर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लग जाती है। और उसके बाद फिर जो बेटा होता है वो पिताजी की तरह शहर में रह रहा था और शुरुआत में उसने लगभग 2 साल तक टीचर कॉलोनी में रहा और टीचर कॉलोनी में उसका खुद का अपना मकान होता है। लेकिन उसने सोचा कि यहां से मकान हटाकर कहीं दूसरी जगह मकान बनाते हैं और उसके लिए उसने एक सावन विहार कॉलोनी में बढ़िया अच्छा सा एक मकान बना रहा था। अपना मकान बन रहा है और ठीक सामने उसकी जो बहन है पिंकेश, उसका मकान बन रहा था। लेकिन मकान बनाते हुए वो एक किराए के मकान में रहते हैं। उनके ही गांव का रहने वाले मांगेराम होते हैं जो कि सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर होते हैं। उन्हीं के मकान में वो 2nd फ्लोर पर किराए पर रह रहे थे पिछले 2 साल से, कौशिक विहार कॉलोनी के अंदर वहां रह रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जब इनका नया मकान बन के तैयार हो चुका था तो 1 फरवरी 2026 को उस मकान की शुरुआत होनी थी, उद्घाटन होता, गृह प्रवेश होना था। और अंजिता को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने मायके 19 जनवरी 2026 को जाती है और अपने मायके वालों को इनवाइट करके आती है, ये कहते हुए कि तुम्हें जब गृह को जरूर आना है। हालांकि जो अशोक राठी होता है और साथ उसकी उसकी माँ होती है विद्यावती, वो चाहते थे कि हम लोग गांव में रहें। गांव में क्योंकि उनकी 14 बीघा जमीन है, खेतीबाड़ी है और उन्होंने दिसंबर 2025 में एक नई जेसीबी मशीन भी खरीदी थी ताकि उसे किराए पे चलवाएं, उससे भी अच्छी खासी इनकम हो। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है अशोक की, अंजिता, वो चाहती थी कि हम लोग शहर में रहें और बच्चे अच्छी खासी जो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद बच्चे अच्छे कुछ हासिल करें। उनके जो बड़ा बेटा है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और जो छोटा बेटा है वो 9th क्लास में पढ़ रहा है। दोनों ही बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं। लेकिन ये 19 तारीख की ही रात है। 19 तारीख की रात को 19 और 20 की कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इस बात का पता चलता है 20 जनवरी 2026 की सुबह 3:52 के आसपास। और जब 3:52 के आसपास ये पता चलता है, दरअसल उसने अपनी दोनों बहनों को एक साथ वॉइस मैसेज भेजे थे व्हाट्सएप पर और वो 2-3 मैसेज में भेजने का सिर्फ उसका मकसद ये था, उद्देश्य ये था, बताना चाहता कि बहन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने दरअसल मैसेज के माध्यम से बता दिया था कि उसने अपनी मां की भी हत्या कर दी है, उसने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी है, उसने अपनी दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी है। वो कहता है कि अगर मैं खाली अगर अकेला चला गया तो इन परिवार का, मेरे बच्चों का, इनका क्या होगा? इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बस ये है कि मेरे जाने के बाद इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ये जो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको खत्म कर चुका हूं और अपनी जीवन लीला खत्म करने की ओर जा रहा हूं। लेकिन ये सुबह का वक्त था, 3:52 के आसपास बहनों के पास मैसेज पहुंचा था। अगर बहनों उस वक्त बहन जाग रही होती या उन्हें पता चल जाता तो शायद वो बचाने की कोशिश करते, लेकिन तब तक उन्हें एहसास नहीं था या ऐसा कोई मैसेज आया है। और जब मैसेज आया था तो सुबह हो चुकी थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास। सबसे पहले इस मैसेज पर नजर मोना की पड़ती है। मोना ने अपनी बड़ी बहन पिंकेश को फोन किया कि मैंने कई बार कोशिश की है भैया से बातचीत करने की, लेकिन भैया से बातचीत हो नहीं पा रही है, आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तभी पिंकेश ने अपने बेटे को भेजा, वहां जाकर देखा। देखने के बाद पता चलता है
कि वहां जब दरवाजा खोला जाता है तो 3 पिस्टल भी मिलती हैं, और 3 पिस्टल मिलने के साथ साथ वहां पर नशीली कुछ गोलियां भी मिली थी। और वो नशीली जो गोलियां थी, ऐसा लग रहा था, पुलिस की जांच में आता है कि जो वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ था, वाटर प्यूरीफायर के अंदर वो नशीली गोलियां मिलाई थी। परिवार के ज्यादातर लोगों ने वो पानी पिया था, और उस पानी को पीने की वजह से वो नींद के नशे में थे। और जब घर के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर ली जाती हैं, खिड़कियां बंद कर ली जाती हैं, तब अशोक कुमार राठी ने अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने उन दोनों बेटों को उनके माथे में और साथ ही उनके सीने पर एक एक गोलियां मारी। और अंत में जब उसने अपनी बहन को मैसेज भेजा था, मैसेज भेजने के बाद फिर उसने अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। एक साथ 5 लोगों की मौत होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अखबारों के माध्यम से जब लोगों को ये पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ दोस्तों के माध्यम से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि उसको एक अजीब सा सपना दिखाई देता था। उसको लगता था कि मौत का साया उसके परिवार का पीछा कर रहा है। वो हमेशा डरा रहता था। जब भी सोने की बात आती थी, भले ही चाहे उस घर में 3 कमरे थे, भले ही चाहे वो बड़ा घर बन रहा था, लेकिन सोते थे एक ही कमरे में। आखिरकार जब उनकी बॉडी मिलती है तब बॉडी भी एक ही कमरे के अंदर मौजूद थी। अब ऐसी स्थिति में हालांकि उसने अपनी बहनों को यह भी कहा, कुछ जो जिम्मेदारी है तुम तो जानती हो कि कोई एक जो काम बाकी रह गया है उसे तुम अपने आप से कर लेना। रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप से मनाना, भैया दूज का त्योहार भी अपने आप से मनाना, क्योंकि जो मैसेज दिया था और मैसेज साथ ये भी दिया था कि जो भी जमीन है अब दोनों बहनों तुम्हारे नाम है, तुम अपने उसे संभालना। अपनी बहनों जैसे मैसेज था, मैसेज के माध्यम से भी कुछ साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार करता था। और जब मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले वो ज्यादा ही अवसाद में चला गया था, और अवसाद में जाने की वजह से उसको लास्ट ईयर की बात है, चंडीगढ़ के पीजीआई में लगभग 1 महीने तक वो एडमिट रहा था। हालांकि किसी से वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था, ना कोई लाखों स्वभाव का था, बिल्कुल शांत स्वभाव का था, सबके ख्याल रखता था, अच्छे से व्यवहार में रहता था। लेकिन कुछ दोस्त ऐसा बताते हैं कि उसको शायद कोई मौत का साया दिखाई देता था, और वो मौत का साया क्यों दिखाई देता था, उसके पीछे की क्या वजह थी, क्या नहीं थी, या तो वो खुद बता सकता है, क्योंकि अब तो वो उस दुनिया में है नहीं। 4 कत्ल करने के बाद कातिल ने ही अपना खुद का भी कत्ल कर लिया था, या फिर हो सकता है कि उसकी बहनों को थोड़ी बहुत कोई जानकारी हो। अब तो खैर पुलिस ही इस मामले की सच्चाई बाहर निकाल सकती है, जो भी निकल पाएगी। और बाकी ये एक तरह का राज ही बनकर रह गया है, या फिर खुल जाएगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अगर इस तरह का कोई अवसाद होता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर बैठना चाहिए, उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए, अपने मन की, अपने दुख की, अपने सुख की बातें करनी चाहिए।